आज का दिन श्वेता की जिंदगी के लिए बहुत स्पेशल था। आज उसके घर मेहंदी की रस्म चल रही थी। श्वेता अपने पैरों को आगे किए और हाथों को ऊपर उठाए पटली पर बैठी हुई थी। उसके सामने बैठी मीनल उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी और दिव्या उसके हाथों पर। ओए इडियट, मेहंदी ऐसी लगनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं, स्पेशली मेरे दूल्हे राजा। देखो, एक हाथ का तो हो गया। श्वेता खुश हुए अपने हाथ को चेहरे के करीब लाकर मेहंदी देखने लगी। वाह, कितना अलग डिजाइन लगाया है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सबने देखा कि अचानक उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। श्वेता, आर यू ओके? मीनल ने कंधा पकड़कर उसे हिलाया। तभी श्वेता ने आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग तेज पीला हो चुका था और चेहरे पर जलाल नजर आ रहा था। क्या हुआ? उसने मेहंदी का कोन लेकर मीनल के मुंह में ठूस दिया। मेहंदी मुबारक हो। ऐसा कहकर वो दिव्या पर नाखूनों से हमला करने लगी। उसने थाली में रखे हुए मेहंदी को पूरी तरह अपने जिस्म और चेहरे पर लगा दिया और चेहरे पर रगड़ डाला और चिल्लाने लगी। उसके जिस्म से एक खौफनाक आत्मा बाहर निकली जो सभी को नजर आ रही थी। कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहते ही श्वेता के शरीर को लगी हुई मेहंदी ने कीड़ों का भेस ले लिया और देखते ही देखते उसके पूरे जिस्म पर कीड़े रेंगने लगे। आसपास के लोग और उसके घर वाले ऐसा खौफनाक मंजर देखकर चीख पुकार कर रहे थे और वो आगे खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। इस गांव में मेहंदी की रस्म हर दुल्हन की मौत का पैगाम बनकर आएगी। आदित्य और तानिया भी इसी कस्बे के थे। वो पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ स्टडी करते हुए रिलेशनशिप में आ चुके थे। अपनी एमए की स्टडी कंप्लीट करके अब वो दोनों अपने गांव वापस आ चुके थे। मम्मी एंड डैडी, आप दोनों को तो पता ही है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप श्वेता के पेरेंट्स से बात करके हमारे निकाह की डेट फिक्स कर दीजिए। ये सुनते ही दोनों मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ आप दोनों को? क्या आप दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। इस गांव में पिछले 2 सालों से शादी एक अभिशाप बन चुकी है। क्या मतलब? शादी से पहले मेहंदी की रस्म वाले दिन दुल्हन अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, खुद को और घर वालों को नुकसान पहुंचाती है और फिर मेहंदी के अंदर से हजारों कीड़े निकलकर दुल्हन को खत्म कर देते हैं। आप लोग ये कैसा अंधविश्वास पाल कर बैठे हैं? बेटा, ये अंधविश्वास नहीं हो सकता। अभी तक 15 दुल्हनों की जान जा चुकी है। मेहंदी की रस्म दुल्हनों के लिए आखिरी रस्म बन जाती है। तानिया और आदित्य को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात 11 बजे जिस कमरे में तानिया ठहरी हुई थी, आदित्य वहाँ पर पहुँचा। अरे तनु, ये क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे घर वालों के इस अंधविश्वास को झूठा साबित करके ही रहूंगी। उसके बाद आदित्य अपने कमरे में चला गया। तानिया बेटा। रात के ठीक 2 बजे आदित्य को मम्मी की आवाज सुनाई दी। ये तो मम्मी की आवाज है। आदित्य तेजी से दूसरे कमरे में पहुंचा। तानिया नीचे बैठी जमीन को अपने नाखूनों से खुरेद रही थी। तानिया! उसने एक झटके से आदित्य को पलटकर देखा। तभी आदित्य ने टेबल से पानी का जग उठाया और उसका हाथ जग के अंदर डाल दिया। तेज चीख के साथ तानिया के जिस्म से खातून निकलकर सबके सामने आ गई। अभी तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मेहंदी लगाई तो फिर से वापस आऊंगी। ऐसा कहकर वो हवा में गायब हो गई। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गांव में शादी करना नहीं सही होगा। तुम अपनी शादी शहर जाकर ही कर लेना। हमारा निकाह तो हो जाएगा मम्मी, लेकिन इस कस्बे के बाकी लोगों का क्या? क्या उनके घरों में
कभी घी के दिए नहीं जलेंगे? लेकिन तुमने देख तो लिया कि वो कितनी भयानक है। हम कर भी क्या सकते हैं? जो भी करेंगे मैं और तानिया मिलकर करेंगे। आप हमें बड़े मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मम्मी से पता लेकर आदित्य और तानिया पुराने मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। उस आत्मा को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दुल्हन के जिस्म में घुसकर जब चाहे उससे बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर वो किसी मरे हुए इंसान के जिस्म में चली जाए तो क्या वो उसका जिस्म आसानी से छोड़ सकती है? नहीं, मरे जिस्म में अगर वो चली जाए तो फिर उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? ये सुनकर आदित्य ने तानिया की ओर देखा, जैसे ही आंखों में उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो दोनों घर पहुंचे और सबके सामने नॉर्मल बिहेव किया। माँ, हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया है, अब आप बस मेहंदी के रस्म की तैयारी कीजिए। ये सुनकर उन दोनों को डर तो लगा था, लेकिन आदित्य की जिद के आगे उन दोनों को झुकना ही पड़ा। अगले दिन से मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। रस्म शुरू होते ही सारे मेहमान भी आ गए थे। अब पूरे जोर शोर के साथ मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। तानिया घूंघट ओढ़े बैठी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। पास में बैठी हुई एक लड़की उसके पैरों पर मेहंदी लगा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे कि उसे वहां जबरदस्ती बैठाया गया हो। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी और वही भयानक खातून सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कहा था ना कि इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अब देखो मैं किस तरह तुम पर अपना कहर बरसाती हूँ। ऐसा कहकर वो कुर्सी पर बैठे तानिया के जिस्म में घुस गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। घूंघट उड़कर एक तरफ गिर गया। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और चेहरा नीला पड़ चुका था, लेकिन वो तानिया नहीं थी। तभी दूसरे कमरे से तानिया निकलकर सामने आई और सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है? तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने आदित्य के साथ उसके हाथ पैर को कुर्सी से बांध दिया। बेवकूफों, तुमको लगता है कि इसको बांधने से तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अभी इस जिस्म को छोड़कर तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं इस जिस्म से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? ये सब हमारी साजिश थी तुमको फंसाने के लिए। जिस जिस्म में तुम हो, ये लड़की जिंदा नहीं है। इसकी मौत कल रात को हो चुकी थी। तुमने इसको दुल्हन समझकर इसके जिस्म में वास कर लिया, लेकिन अब तुम इसके जिस्म से बाहर नहीं आ सकती। नहीं! ऐसा कहकर उसने मेहंदी के तरफ देखा। मेहंदी से हजारों कीड़े निकले और आसपास जमा हुए लोगों को काटने लगे। आदित्य, जल्दी करो! तांत्रिकों के साथ मिलकर आदित्य उसको कुर्सी समेत उठाकर बाहर ले गया। तांत्रिक ने उसके चारों ओर एक गोल घेरा खींच दिया और उसका जादू घेरे से बाहर नहीं जा सकता था। मेहंदी वाले कीड़े अब खत्म होकर गायब हो गए थे। तूने मेहंदी को हमारे लिए श्राप बना दिया था, लेकिन अब हनुमान जी के चढ़ावे से उतरी हुई ये पवित्र मेहंदी ही तुझे खत्म करेगी। ऐसा कहकर बाबा ने मेहंदी लेकर उस पर फूंकी। फिर आदित्य ने जेब से लाइटर निकालकर चला दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहकर उसने लाइटर उसकी गोद में फेंक दिया। और वो खातून बुरी तरह जलने लगी। अगले ही दिन उन्होंने धूमधाम से मेहंदी की रस्म पूरी की और पूरा कस्बा मेहंदी वाली खातून के खौफ से आजाद हो गया। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के घर की छत से वो कब्रिस्तान अच्छी तरह से दिखता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बहुत शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के 12:30 बजे एक कमरे में
ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। बोलो सोनिया, तुम ट्रूथ लोगी के डेयर? मैं अगर डेयर लूंगी तो तुम लोग मुझसे कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे ना? अब वो हम कैसे बता सकते हैं, तुम कह कर देख लो। ठीक है, तो मैं डेयर लेती हूँ। ये हुई ना बात, तो जाओ छत पर घूम करके आओ, और हाँ, छत पर जो फूल का पौधा है उससे तुम्हें फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें यकीन होगा कि तुम छत के ऊपर से आई हो। तुम्हारी छत से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना कल के रोज हम जो भी काम तुमसे कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है कि नहीं? इससे अच्छा तो मैं छत से कब्रिस्तान देखकर ही आ जाऊं। सोनिया छत पर जाती है। जैसे ही वो छत का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं। उसे वो फूल का पौधा दिखता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है तो वैसे ही उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा दरख्त होता है। वो देखती है उस दरख्त से एक सर कटी हुई लाश उल्टी लटक रही है। सोनिया के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करती है पर चिल्ला नहीं पाती। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती है तो रॉकी और विकी डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया तो बेहोश पड़ी है। वो फौरन मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम्हें तो इत्तला है ना उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैली हुई हैं। उसके बाद भी तुमने सोनिया को छत पर जाने के लिए क्यों कहा? सॉरी अब्बू, हमसे गलती हो गई, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें ले जाकर कब्रिस्तान में छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुमने देखा क्या था कि तुम वहाँ बेहोश हो गई? क्या तुम्हें चमगादड़ इतने डरावने लगते हैं? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुन चुका था, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने का मशवरा देता है। अरे, आज इस वक्त मुझे ऑटो क्यों नहीं मिल रहा? बच्चे घर पर तन्हा होंगे। उस दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। अंधेरा काफी घना हो चुका था तो वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। घर पर रॉकी और विकी बातें कर रहे होते हैं। विकी, तुम्हें क्या एहसास होता है? सोनिया ने जो कहा वो क्या यकीन कर सकते हैं, या फिर वो केवल बातें बना रही है, या फिर उसे शक है? अरे नहीं यार, तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी? एक दिन भी वो यहाँ रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं हुई। मुझे यकीन है कि उसने सच में कुछ तो जरूर देखा होगा। तो चलो हम भी चलकर खुद ही देख लेते हैं। कहाँ जाकर? अरे कब्रिस्तान में जाकर, और कहाँ? अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुमसे भी गुजारिश करता हूँ। क्या भाई, तुम इतनी सी बात पर डर जाते हो? ये भूत ऊत जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो बस लोगों का शक है। मैं कितने साल हो गए इस कब्रिस्तान के बगल में रहते हुए, हमें तो कभी कोई एहसास नहीं हुआ। विकी के रोकने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चल देता है। वो जैसे ही कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है तो कब्रिस्तान का दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो जाता है और रॉकी कब्रिस्तान में आगे बढ़ता जाता है। वो उस दरख्त की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो अचानक नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। रॉकी गिर जाता है और उसे खींचकर कोई कब्रिस्तान के दूसरे कोने में ले जा रहा होता है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पाता है। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है और उस पर खून लगा होता है और वो रॉकी को उस कब्र में धकेलने की कोशिश करता है। रॉकी कुछ नहीं कर पाता। रॉकी चिल्लाता है। तभी मनोहर भी अपने घर पहुंच रहा होता है। उसे रॉकी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मेरी गुजारिश है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज है, ये कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे वहाँ पहुँचना होगा।
मनोहर कब्रिस्तान का दरवाजा खोलकर जल्दी से आवाज की तरफ बढ़ता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। रॉकी भी वहाँ नहीं होता। वो चारों तरफ देखता है पर चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा होता है और फिर वो घर लौट आता है। विकी, विकी, रॉकी कहाँ है? अब मेरे बार बार मना करने के बावजूद रॉकी कब्रिस्तान की तरफ चला गया। वो मालूम करना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वो सच है या नहीं। क्या? हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जाओ, घर के मंदिर के शंख में जो जल रखा है उसे जल्दी लेकर आओ। हमें रॉकी को लेने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर कब्रिस्तान में जहाँ भी कदम रखता है पहले वहाँ जल छिड़क देता है। उसे किसी के घसीटे जाने के निशान दिखाई देते हैं। वो उस निशान का पीछा करते हुए मनोहर उस कब्र तक पहुँच जाता है। उस कब्र से बहुत अजीब आवाजें आ रही होती हैं। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। उसके बाद वो एक लकड़ी की मदद से उस कब्र को खोलने की कोशिश करता है। पूरे कब्रिस्तान से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। विकी बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे अब ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि शापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र में कैद कर रखा है। हमें उसे फौरन निकालना होगा। तुम इस पवित्र जल को यहाँ आसपास छिड़कते रहो। इससे वो प्रेत आत्माएं हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। विक्की उस जल को आसपास छिड़कता रहता है और मनोहर उस कब्र को खोलने की बार बार कोशिश करता है। अंत में कई वार के बाद वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी खून से लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और विकी आगे आगे पानी छिड़कता हुआ जाता है। मनोहर रॉकी को लेकर अस्पताल जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से बहुत दूर एक दूसरे घर में अपने बच्चों को लेकर रहने चला जाता है।